हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ यूनिट 4 पार्ट 2 डिस्कस करने वाली हूँ HE01 का। आई होप आपने यूनिट 4 का पार्ट 1 देखा होगा। आज हम इस वीडियो के लिए प्रोसीड करते हैं। सेडिमेंट्री साइकिल। Sedimentary cycle consists of phosphorus, calcium and magnesium which generally do not cycle through thermosphere but follow a basic pattern of flow through erosion, sedimentation, mountain building, volcanic activity and biological transport. Sedimentary cycle के अंदर phosphorus, calcium, magnesium पाया जाता है। ये जनरली साइकिल की तरह बिहेव नहीं करता बट एक बेसिक पैटर्न होता है इसका फ्लो का, जैसे कि इरोजन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, माउंटेन बिल्डिंग हो गई, वोल्केनिक एक्टिविटी हो गई, बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट हो गया। ये सब इनके थ्रू होता है। सेडिमेंट्री साइकिल जितनी भी होती है इन सारे प्रोसेस के थ्रू होती हैं। सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर एक साइकिल ऐसी होती है जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज सल्फर साइकिल। वी कैन फाइंड सल्फर इन गैसेस फॉर्म सच एज हाइड्रोजन, सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। सल्फर को हम हमेशा गैसेस फॉर्म में देखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, सल्फाइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया एटमॉस्फेयर के अंदर, सल्फेट हो गया, सल्फाइड हो गया, ऑर्गेनिक सल्फर हो गया, वो हमें मिट्टी में पाया जाता है। वॉल्केनिक एमिशन इज द ओनली नेचुरल सोर्स ऑफ अबव गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। जितने भी हमारे ज्वालामुखी होते हैं वो एक नेचुरल सोर्स होते हैं। उनके जब ज्वालामुखी एरप्ट होते हैं उनके अंदर से ही ये सारी गैसेस निकलती हैं। पर सल्फर आजकल के टाइम में फॉसिल फ्यूल के जलने से भी एटमॉस्फेयर में फैल रहा है। पहले तो इसका एकमात्र सोर्स होता था वॉल्केनिक एमिशन, पर आजकल के टाइम में फॉसिल फ्यूल के उससे भी ये फैल रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरस्पेसिफिक रिलेशंस। द इंटरस्पेसिफिक रिलेशंस आर द इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। इंटरस्पेसिफिक जो रिलेशन होता है वो इंटरेक्शन होता है सेम स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में। बाहर की स्पीसीज में इन्वॉल्व नहीं की जाती, आपस में ही वो इंटरेक्ट करते रहते हैं। इंटरस्पेसिफिक रिलेशन क्या होता है? इंटरस्पेसिफिक में सेम स्पीसीज के मेंबरों में इंटरेक्शन होगा। इंटरस्पेसिफिक रिलेशन में बाहर की स्पीसीज के साथ भी वो इंटरेक्शन करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपटीशन। कंपटीशन ऑकर्स इन नेचर व्हेन रिसोर्सेज लाइक फूड, स्पेस, मेट्स आर लिमिटेड। कंपटीशन हमेशा वहाँ होता है जहाँ रिसोर्सेज कम होते हैं, जैसे कि खाना कम होगा, स्पेस कम होगा, मेट लिमिटेड होंगे, तो कंपटीशन तो आ ही जाता है। जैसे कि आजकल का इन्वायरमेंट जो है कंपटीशन ही कंपटीशन है, पर ये कंपटीशन जो हम बात कर रहे हैं वो स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं। If two related species compete for the same resources needed by both, depends on the how competitive the species are. अगर दो ऐसी रिलेटेड स्पीसीज हैं जो एक ही रिसोर्स के लिए कॉम्पीट कर रही हैं और चाहिए सबको, रिसोर्स कम है तो कॉम्पीट तो करेंगी ही, तो डिपेंड करता है कि जो कॉम्पिटिटर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ऐसे 3 कंडीशंस है कॉम्पिटिशन के लिए, जिससे ये देखा जाता है कि कॉम्पिटिशन कैसे होता है। फर्स्ट, इफ वन स्पीसीज इज कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर it will finally exclude the other species from the habitat. फर्स्ट जो कंडीशन है इसके अंदर क्या है कि एक स्पीसीज जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दूसरी स्पीसीज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक वीक एक स्ट्रॉन्ग, तो क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगी वो वीक पे भारी पड़ेगी और भारी को वहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। वही होता है यहाँ पर, इट विल फाइनली एक्सक्लूड द अदर स्पीसीज फ्रॉम द हैबिटेट। जो स्ट्रॉन्ग होगी वो वीक को हैबिटेट से बाहर कर देगी। In case both, second जो हमारी सिचुएशन है, in case both are equally strong competitor, the outcome depends on the initial conditions and ascertain the unstable coexistence are possible. दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि दोनों ही स्ट्रांग हो। यहाँ पे तो एक वीक एक स्ट्रांग हो तो वीक वाले को बाहर कर दिया, अब यहाँ पे दोनों ही स्ट्रांग है तो क्या होगा, द आउटकम डिपेंड करते हैं, जो आउटकम निकलेगा वो ये होगा अनस्टेबिलिटी। वहाँ पे शांति नहीं रहेगी, आपस में वो लड़ते रहेंगे। अब क्या होगा, व्हेन बोथ स्पीसीज आर वीक, दोनों स्ट्रांग हो गई, एक वीक एक स्ट्रांग हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों ही स्पीसीज वीक है। भाई जब दोनों ही स्पीसीज वीक होंगी, आप लोगों को चादर लेनी है, जिसको भी लेनी है आप कमेंट सेक्शन में मुझको बता सकते हो। फर्दर प्रोसीड करते हैं। व्हेन बोथ स्पीसीज आर वीक कॉम्पिटिटर, इतना रिक्वेस्ट कर रहे चादर ले लो। When both species are weak, competitors both could coexist in the same habitat peacefully for an indefinite period.
जब दोनों स्पीसीज वीक हो कंपटीशन के लिए तो क्या होता है कि वो शांति से रहते हैं। जब दोनों ही वीक हैं तो लड़ेगा कौन? शांति से रहते हैं, पीसफुली रहते हैं अपने सेम हैबिटेट में, एडजस्टमेंट कर लेते हैं, इसका मतलब वो। नीच क्या होता है? नीच के बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी थी, जब मैंने डिफरेंस बिटवीन की वीडियो डाली थी। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अ स्पीसीज नीच में बी डिफाइंड एज इट्स यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस इन एन इकोसिस्टम। नीच क्या होता है? एक तरह का फंक्शनल रोल होता है, जो वो काम करना पसंद करते हैं, उस तरह के एरिया को, उस तरह के प्लेस को हम नीच कहते हैं। कोई भी स्पीसीज अगर कोई काम करना पसंद करती है, किस तरह के एनवायरनमेंट में वो रहना चाहती है, उसको नीच कहते हैं। It includes all the biological, physical and chemical factors that a species need to survive, stay healthy and produce. इसके अंदर बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं जो एक स्पीसीज को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होते हैं, जिससे वो हेल्दी रह सके और प्रोड्यूस कर सके, रिप्रोडक्शन उसका हो सके। Therefore, we take into account habitat needs, food needs, reproductive needs and its physical and chemical factors. इसके अंदर हैबिटेट नीच हो सकती है, किस तरह के एरिया में वो रहते हैं, किस तरह वो खाना खाना पसंद करते हैं, उनका वो नीच हो सकता है। रिप्रोडक्शन के लिए किस तरह का एरिया उन्हें पसंद है, वो नीच हो सकता है। एंड इट्स फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स, उनके फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स भी। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है क्रैब का। क्रैब क्या होता है? केकड़ा। एक क्रैब है, दो क्रैब है, जिसके अंदर एक तो है जो गीली मिट्टी में रहना पसंद करता है, सॉफ्ट मड में रहना पसंद करता है, और दूसरा जो है वो रेतीले मिट्टी में रहना पसंद करता है। क्वाइट डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट है ना, कि मिट्टी में तो रहते हैं केकड़े, पर किस तरह की मिट्टी वो केकड़े पसंद करते हैं, ये उनका नीच कहलाता है। जैसे कि एक तो सूखी सैंड वाली मिट्टी में रहना पसंद करता है, एक गीली मिट्टी में रहना पसंद करता है। However, it is not easy to understand how the niches of two crab species, both living in similar sand burrows, could be different. इसलिए ये इतना easy नहीं है समझना कि दो केकड़े सेम एरिया में रहना पसंद करते हैं, मिट्टी में रहना पसंद करते हैं, पर दोनों का अलग अलग तरीका है। ठीक है, एक तो रहेगा सूखे एरिया में, एक रहेगा गीले एरिया में। तो ये जो इनकी पसंद है ना, इसको नीच कहते हैं। पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या होता है? इन द प्रोसेस ऑफ पैरासिटिज्म वन स्पीसीज पैरासाइट बेनिफिट्स एंड द अदर होस्ट इज हार्म्ड। छोटे छोटे पैरासाइट्स होते हैं स्पीसीज में। अगर हम बहुत छोटी स्पीसीज को देखा जाए तो छोटे छोटे पैरासाइट्स होते हैं जो जानवरों के ऊपर होते हैं और अपना जीवन यापन उन जानवरों के ऊपर ही करते हैं, उनको खाकर। इन द प्रोसेस ऑफ पैरासिटिज्म वन स्पीसीज पैरासाइट बेनिफिट्स एंड द अदर होस्ट इज हार्म्ड। इस पैरासिटिज्म के प्रोसेस में पैरासाइट जो है उसको तो बेनिफिट होता है, और जो होस्ट होता है ना, जिसके ऊपर वो सर्वाइव करते हैं, उसको हार्म होता है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस इंट्रैक्शन में जो होस्ट होता है वो पैरासाइट का खाना भी होता है, रहने की जगह भी होती है, एक सोर्स होता है उसका, उसकी ज़िंदगी बिताने का तरीका ही होता है होस्ट। द पैरासाइट विच इज जनरली मच स्मॉलर दैन इट्स होस्ट। पैरासाइट हमेशा जो है वो होस्ट से छोटे होंगे। बड़े बड़े जानवरों पे छोटे छोटे पैरासाइट सर्वाइव करते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यार। कंपटीशन, नीच, पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। अब हम आते हैं प्रेडेशन पर। इन दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन वन ऑर्गेनिज्म काइल्ड प्रेडेटर किल्स अनदर प्रे फॉर फूड। इस इंट्रैक्शन में क्या होता है, इसकी स्टोरी थोड़ी अलग है। एक ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रेडेटर है, वो प्रे को खाने के लिए मार देगा। प्रेडेटर जो है वो प्रे को मारेगा। इसके अंदर इस प्रेडेशन में एक को तो बेनिफिट होगा और एक की जिंदगी खत्म हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट फॉर मैन। ये जो प्रोसेस है ना, ये मैन, इंसानों को एक तरह का प्रेडेटर समझ लो। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि जो इंसान है, जो एक आदमी है, वो मछलियाँ निकालता है, खाने के लिए तो निकालता है। मछलियाँ क्यों पकड़ता है? खाने के लिए पकड़ता है। तो मछली जो है वो प्रे है और प्रेडेटर है इंसान। इंसान को तो बेनिफिट हो रहा है, मछली अपनी जान से जाएगी। जानवरों को पकड़ना, फॉरेस्ट से उन्हें मारना, उनकी किलिंग करना, और हैज टू डील विद नेचुरल प्रेडेटर्स। और ये तो इंसान तो प्रेडेटर से भी ज़्यादा बड़े हो गए, क्योंकि नेचुरल प्रेडेटर से भी ये डील करते हैं। बड़े बड़े जानवरों से जो छोटे छोटे प्रे को मार के खाते हैं, उनसे भी इंसान डील कर लेते हैं, जो उनके लिए हार्मफुल भी होता है।